बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टिश्यूज़ कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और ये कौन से होते हैं, उसके अक़साम क्या क्या है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टिश्यूज़ का डिफिनीशन करते हैं कि टिश्यूज़ क्या है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक कॉमन फंक्शंस करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर एक फंक्शन परफॉर्म देती है, एक स्पेसिफिक काम वो कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं टिश्यूज। यहाँ पे टिश्यूज क्या है, ये डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं। एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ग्रुप ऑफ सेल्स है, वहां पे एक सेल का दूसरे सेल पे इन्हिसार होता है, क्योंकि अगर एक सेल सही काम नहीं कर रहा तो दूसरा भी उस पर इफेक्ट होगा। या लेट सपोज एक सेल डैमेज हो गया तो दूसरा सेल भी उसके साथ डैमेज हो सकता है। और तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर इनका इन्हिसार होता है और वहां पे हर एक सेल तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उन सेल्स को हम एक दूसरे से जुदा कर दे तो फिर वही फंक्शन जो उन टिश्यूज का होता है फिर वो नहीं कर सकता। टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक कॉमन फंक्शन कर देते हैं और ये सारे सेल्स एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार रखते हैं, सारे के सारे सेल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के टिश्यूज आते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज को और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज को। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यूज की बात कर देते हैं कि प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो टिश्यूज जो प्लांट्स के अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यूज। जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं उसको प्लांट टिश्यूज कहते हैं और जो टिश्यूज एनिमल के अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं एनिमल टिश्यूज। लेकिन फिर प्लांट टिश्यूज को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला जो यहाँ पे आता है वो है सिंपल टिश्यूज और दूसरा जो आता है वो है कंपाउंड टिश्यू। प्लांट टिश्यूज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पहला है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कंपाउंड टिश्यू। ये चीजें अपने जहन में रखें। इसके बाद हम सिंपल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे कंपाउंड टिश्यूज की तरफ। तो सबसे पहले सिंपल टिश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो सिंपल टिश्यूज को फिर मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे सिंपल टिश्यूज किसे कहते हैं। सिंपल का मतलब है कि वो टिश्यूज जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं, उसमें फिर वैरायटीज ऑफ सेल्स नहीं होते। मतलब बहुत सारे सेल से तो बने होते हैं लेकिन वो सेल एक ही कैटेगरी के होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं सिंपल टिश्यूज। लेकिन अगर हम कंपाउंड टिश्यूज की बात कर ले तो कंपाउंड टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं या ये उन सेल से बने हैं जो कि मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर दो तीन किस्म के सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो टिश्यूज बनाते हैं उसको हम कंपाउंड टिश्यूज कहते हैं। लेकिन अगर एक किस्म के सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो टिश्यूज बनाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं सिंपल टिश्यूज। तो सिंपल टिश्यूज का मतलब ये है कि यहाँ पे ये है वन टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक ही किस्म के सेल से ये बने होते हैं। इसके बाद सिंपल टिश्यूज को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, जिस तरह मैंने बता दिया। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो जिसमें एबिलिटी होती है डिवीजन की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिसमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। मतलब यह है कि वो खुद को डिवाइड कर सकते हैं और उसी टिश्यूज की वजह से प्लांट्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। प्लांट्स आप लोग देखते हो ना कि वो साइज में बढ़ते हैं, उसका जो वेट है वो भी बढ़ता है और उसकी जो लंबाई है वो भी इंक्रीज होती जाती है टाइम के साथ साथ। तो इसकी जो लंबाई इंक्रीज होती है और उसका जो थिकनेस बढ़ता है, तो ये दोनों इंक्रीज होते हैं इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं और उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से वो डिवाइड होते जाते हैं और साथ साथ में उसकी जो साइज है वो भी बढ़ता जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिसमें डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है। इसके बाद आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फिर मजीद दो हिस्से में डिवाइड किया है, पहला है एपिकल टिश्यूज और दूसरा है लेटरल मेरिस्टम या एपिकल मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम। अब एपिकल का मतलब क्या है? एपिकल निकाला गया है एपेक्स से। एपेक्स का मतलब है एबव। तो यहाँ पे ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? एपेक्स ऑफ द रूट्स एंड शूट। जो स्टेम होता है ना और जो रूट्स होते हैं उसके बिल्कुल पीक पॉइंट पे मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है और इसका ये वाला अपर पोर्शन है और ये रूट का एक एपेक्स है। तो ये वाला स्टेम का एपेक्स है, ये हो गया रूट का एपेक्स। तो यहाँ पे
जो टिश्यूज मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, या जो रूट के बिल्कुल एपेक्स पे मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे मैं अगर डायग्राम ड्रा करूं, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास हो गया एक प्लांट, सही है, यहाँ पे ये हो गया स्टेम, यहाँ से वो निकलते हैं उसके रूट्स। तो यहाँ पे रूट्स का जो ये वाला पोर्शन है, जो उसको हम रूट्स एपेक्स कहते हैं, ये जो मैंने बताया ये वाले, या इसके साथ साथ ये स्टेम का बिल्कुल एंड पॉइंट है जो कि बिल्कुल सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पे और रूट्स के ये जो साइड्स होते हैं, रूट्स के जो एपेक्स होते हैं, तो यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। तो अगर स्टेम के ऊपर ये मौजूद है, स्टेम के एपेक्स पे ये मौजूद है, तो यहाँ पे वो डिवीजन करेगा और इसी तरीके से वो प्लांट्स का साइज इंक्रीज होता जाएगा। और अगर ये रूट्स के एपेक्स पे मौजूद है तो यहाँ पे भी ये डिवीजन करेगा और रूट्स के साइज में भी इंक्रीज आती जाती है और रूट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो दोबारा सुन ले कि एपिकल मेरिस्टम या एपिकल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि स्टेम के और रूट्स के एपेक्स पे मौजूद होते हैं, उसके टॉप पे मौजूद होते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया कि ये स्टेम है, तो स्टेम के टॉप पे यहाँ पे मौजूद है, तो जब यहाँ पे ये डिवीजन होगा तो इसी तरीके से प्लांट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। और इसके अलावा जो रूट है, तो रूट के एपेक्स पे भी मौजूद होते हैं, तो वहां पे भी डिवीजन होगा और इसी तरीके से रूट्स का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये तो हो गया एपिकल मेरिस्टम। और जिस तरह मैंने बता दिया कि ये साइज को इंक्रीज करता है, लेकिन ये साइज को इंक्रीज करता है और इसको हम कहते हैं एलांगेशन, कि ये प्लांट्स का जो लेंथ है ना इसको बढ़ा देता है, प्लांट्स की थिकनेस को ये नहीं बढ़ा देता, बल्कि प्लांट्स का जो लेंथ है जो ऊपर की तरफ अगर जाता है तो वो बढ़ा देता है। और प्लांट्स अगर ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है तो फिर उन ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। मिसाल के तौर पर ये प्लांट्स यहाँ पे मैंने बनाया है, अगर ये प्लांट्स ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, या अगर उसके रूट्स जमीन के अंदर मजीद जा रहे हैं, तो इस किस्म के ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जब प्लांट्स साइज में, लेंथ में बड़ा होता जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उस किस्म के ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और वो ग्रोथ होता है एपिकल मेरिस्टम या एपिकल टिश्यूज की वजह से। दूसरा यहाँ पे आता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा किस्म है, इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरल मेरिस्टम कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये होते हैं लेटरल साइड्स पे। लेटरल का मतलब ये है कि ये साइड्स पे मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर स्टेम की हम बात करें तो इसके ये जो साइड्स है ना, ये स्टेम के इर्द गिर्द ये वाले जो साइड्स है यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। या लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टेम लिया है तो इसके इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं, टॉप पे और उसके बॉटम पे मौजूद होते हैं एपिकल मेरिस्टम, लेकिन उसके साइड्स पे मौजूद होते हैं लेटरल मेरिस्टम। और जब लेटरल मेरिस्टम साइड्स पे मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ये साइड पे मौजूद है तो साइड में डिवीजन करेगा और उसी वजह से उसकी थिकनेस में इजाफा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर ये मौजूद है तो यहाँ पे डिवीजन करेगा, इस साइड पे भी डिवीजन करेगा, तो इसी वजह से प्लांट का जो थिकनेस है वो इंक्रीज होता जाएगा। और जब प्लांट का थिकनेस इंक्रीज होता है तो उस किस्म के ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जब प्लांट्स की लंबाई, उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, लेकिन अगर प्लांट्स का जो थिकनेस है वो इंक्रीज होता है तो फिर उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ होता है एपिकल मेरिस्टम की वजह से और जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो होता है लेटरल मेरिस्टम की वजह से। और इसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के हवाले से कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं which do not have the ability to divide या lack the ability to divide। उसमें डिवीजन की कोई भी एबिलिटी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिवाइड नहीं हो सकते, उसमें डिवीजन नहीं हो सकता, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवाइजन हो सकती थी, वहां पे वो डिवाइड हो सकते थे, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में वो डिवाइड नहीं हो सकते, उसमें डिवीजन की जो एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी होती है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज के फिर मजीद कुछ अकसाम हैं, जिसमें है एपिडर्मल टिश्यूज, दूसरा है ग्राउंड टिश्यूज और तीसरा है सपोर्टिंग टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू के तीन अकसाम मैंने बता दिए, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड सपोर्टिंग टिश्यूज। पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यूज के हवाले से कि एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यूज ये इसको हम कहते हैं आउटरमोस्ट लेयर, आउटरमोस्ट सेल्स या आउटरमोस्ट लेयर ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट्स। लीफ, स्टेम
और रूट्स के सबसे बाहर साइड पे ये मौजूद होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो सबसे ऊपर सरफेस पे ये मौजूद होते हैं या बाहर साइड पे मौजूद है, तो उन सेल्स को फिर हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। लेट सपोज मेरा ये हाथ है, लेट सपोज अगर ये एक लीफ का हम एग्जांपल ले लें, इसको हम सपोज करें कि एक लीफ है, तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इसके इर्द गिर्द जो उसका ऊपर वाला सरफेस है वहां पे जो सेल्स मौजूद होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। या लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टेम लिया है, अगर ये स्टेम है तो इसके ऊपर साइड पे जो कवर मौजूद है उसके इर्द गिर्द जो टिश्यूज मौजूद है या उसके ऊपर सरफेस पे जो टिश्यूज या सेल्स मौजूद है, तो उन टिश्यूज को हम कहते हैं एपिडर्मल कहते हैं। इसके बाद ये सेल्स होते हैं फ्लैट एंड और इररेगुलर इन शेप, इसका कोई खास शेप नहीं होता, ये मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। इसके बाद इसके जो वाल होते हैं, इसके सिलवाल वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं, उसके सिलवाल थिन होते हैं और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब ये है कि ये सेल्स एक दूसरे के करीब करीब मौजूद होते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं बना लूं तो इसी तरीके से ये एक दूसरे के करीब करीब मौजूद होते हैं और उसके दरमियान कोई भी स्पेस मौजूद नहीं होता। ये सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स के दीवार है, उसकी जो सिलवाल है वो मुकम्मल थिन होती है और उसके साथ साथ वो सेल्स एक दूसरे के साथ करीब करीब मौजूद होते हैं और उसमें कोई भी स्पेसेस मौजूद नहीं होते। इसके बाद कवर बाय वैक्सी लेयर, अगर हम बात कर ले लीफ का, यहाँ पे हमने बात कर ली कि लीफ के ऊपर ये टिश्यूज मौजूद होते हैं, तो इन सेल्स के ऊपर फिर एक वैक्सी लेयर मौजूद होता है और उस वैक्सी लेयर का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपायरेशन जो प्लांट से होती है उसको प्रिवेंट कर सके। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि प्लांट्स जमीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो उस पानी को इस्तेमाल कर लेता है, तो जितने पानी को इस्तेमाल करेगा वो तो ठीक है, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसके बाद जो पानी एक्स्ट्रा है, जो पानी वो प्लांट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो उसके बॉडी से फिर बाहर निकल जाते हैं। तो जब प्लांट्स की बॉडी से पानी बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये वैक्सी लेयर उसके ऊपर मौजूद होते हैं उन प्लांट्स के ऊपर, ताकि उससे ट्रांसपायरेशन ज्यादा ना हो सके और वो मेंटेन रख सके पानी को अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि बाद में लेट सपोज अगर बारिश नहीं हुई या उन प्लांट्स को अगर पानी नहीं मिला तो फिर वहाँ पे उससे वो उस पानी का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी पर वो गुजार सकता है। तो इसी वजह से उसके ऊपर एक कवर मौजूद होता है और वो कवर एक वैक्सी लेयर का होता है। इसके बाद एपिडर्मल टिश्यूज जो लीव्स में मौजूद है उसके अंदर होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पोर है, इसको हम कहते हैं कि ये सुराख है, एक सुराख होता है जो कि लीफ के सरफेस पे मौजूद होता है। लेट्स सपोज ये लीफ है तो इसके सरफेस पे बहुत ज्यादा ये सुराख मौजूद होते हैं और इस स्टोमेटा का काम ये है कि वहां से फिर वो ट्रांसपायरेशन उसके जरिए करते हैं, या अगर फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो उन स्टोमेटा के जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है, उसके जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने बॉडी के अंदर लेता है और प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है वही ऑक्सीजन भी इस स्टोमेटा के जरिए फिर बाहर निकलता है। तो ये स्टोमेटा लीफ के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन ये स्टोमेटा जिन सेल्स में मौजूद है उन सेल्स को फिर हम कहते हैं एपिडर्मल सेल। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट जो कि है ग्राउंड टिश्यूज। अब ग्राउंड टिश्यूज क्या है? ये होते हैं ओवल या स्फेरिकल, या ये ओवल शेप में होंगे या ये स्फेरिकल होंगे। इसकी दीवारें भी थिन होती है, इसका जो सिलवाल है वो भी थिन है और यहाँ पे स्टेम और रूट्स में ये फूड को स्टोर करता है। आप सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस तो होता है लीफ के अंदर, तो जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा वो खुराक प्रिपेयर करेगा और वो खुराक फिर आ जाता है और स्टेम में और रूट्स में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन स्टेम में और रूट्स में कहाँ पे स्टोर होते हैं? वहाँ पे वो स्टोर होता है ग्राउंड टिश्यूज में। तो स्टेम में और रूट्स में जो ग्राउंड टिश्यूज मौजूद होते हैं वो अपने अंदर खुराक को स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में अगर प्लांट्स को जरूरत हो सके तो फिर वो उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसके अलावा जो ग्राउंड टिश्यूज लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो पत्ते होते हैं ना, वहां पे जो ग्राउंड टिश्यूज मौजूद है वहां पे उसका काम है फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम में और रूट्स में जो ग्राउंड टिश्यूज मौजूद होते हैं उसका काम ये है कि वो खुराक को स्टोर कर सके, लेकिन लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यूज मौजूद है उसका काम ये है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये हो गया ग्राउंड टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज वो होते हैं जो कि लीफ के, स्टेम के और रूट्स के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, उसको हम एपिडर्मल कहते हैं। ग्राउंड टिश्यूज का मतलब ये है कि ये खुराक को स्टोर करता है। अगर ये रूट्स में मौजूद है या स्टेम में मौजूद है तो ये खुराक को स्टोर करेगी, लेकिन अगर ये लीव्स के अंदर मौजूद है तो फिर वहां पे ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद जो अगली बारी आती है वो है सपोर्टिंग टिश्यूज की। सपोर्टिंग टिश्यूज नाम से जाहिर है
कि ये सपोर्ट देता है प्लांट्स को, ये उसको सहारा देता है, और इन्हीं सपोर्टिंग टिश्यूज की वजह से ये प्लांट्स सीधा खड़ा है। हम देख सकते हैं कि प्लांट सीधा खड़ा होता है और वो प्लांट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसकी जो हार्डनेस है और उसका जो सीधा खड़ा होना है ये इन सपोर्टिंग टिश्यूज की वजह से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड कर लेता है प्लांट्स को सपोर्ट और उसके शेप को मेंटेन रखता है। प्लांट का जो अपना शेप है ये सीधा मौजूद है, तो उसके शेप को मेंटेन रखने का जो काम है ये सपोर्टिंग टिश्यूज करते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यूज को फिर हम मैकेनिकल टिश्यूज भी कहते हैं, और इन सपोर्टिंग टिश्यूज को दो में डिवाइड किया गया है। पहला है कोलेनकाइमा और दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये मौजूद होता है यंग स्टेम में। यंग स्टेम का मतलब ये है कि यंग टिश्यूज में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सीड हमने उगा लिया और उससे जो पौधा निकलता है बिल्कुल यंग होता है, उसी में ये कोलेनकाइमा मौजूद होता है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा अगर प्लांट्स पुराना है लेकिन प्लांट्स में नए ब्रांचेस निकल आते हैं, तो जब नया ब्रांच निकल आता है तो वो भी यंग होता है, तो वहाँ पे भी ये कोलेनकाइमा मौजूद होते हैं और वहाँ पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है। इसके साथ जिस तरह मैंने बता दिया कि यंग टिश्यूज में ये मौजूद होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जो यंग टिश्यूज होते हैं, यंग ब्रांच या जो नया पौधा उगता है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। तो कोलेनकाइमा यंग टिश्यूज में मौजूद होता है जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात कर ले, तो स्क्लेरेनकाइमा की जो सिलवाल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है और उन्हीं सिलवाल के ऊपर मौजूद होता है लिग्निन। लिग्निन एक कंपाउंड है जो कि उसके ऊपर ये मौजूद होता है और उसके बाद ये उसको प्रोवाइड कर लेता है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। उसको प्रोवाइड कर लेता है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेता है। कोलेनकाइमा यंग टिश्यूज में मौजूद होता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो स्क्लेरेनकाइमा है ये मौजूद होता है जो कि वो उन सेल्स में जो कि थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं और वहाँ पे उसका सेलवाल है वो भी थिक होता है और उस सेलवाल के ऊपर लिग्निन एक कंपाउंड है वो भी मौजूद होता है और उसके साथ साथ उसको हार्डनेस और जो स्ट्रेंथ है वो इसी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की वजह से ये होता है। तो अब दोबारा मैं बता देता हूँ कि टिश्यूज तो मैंने बता दिए कि प्लांट्स के अलग है, एनिमल्स के अलग है। तो प्लांट्स में फिर दो है, सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में मैंने पढ़ लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक में फिर मजीद दो है, एपिकल टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टम या एपिकल मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम। इसके बाद परमानेंट में फिर तीन किस्म हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यूज एंड सपोर्टिंग टिश्यूज। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू जो कि एक किस्म के सेल से बने होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिसमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। एपिकल टिश्यूज या एपिकल मेरिस्टम वो जो स्टेम या रूट्स के एपेक्स पे मौजूद होते हैं और उसमें एलांगेशन का काम कर देते हैं, उसकी जो लंबाई है वो इंक्रीज कर देती है। लेटरल मेरिस्टम स्टेम और रूट्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और वो प्लांट की थिकनेस में इजाफा कर देते हैं। परमानेंट टिश्यू वो उसमें डिवीजन की जो एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी होती है, वो नहीं होती। और फिर उसमें तीन टाइप्स है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड सपोर्टिंग। एपिडर्मल उसके सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं जो सेल, उसको हम एपिडर्मल टिश्यूज कहते हैं। मिसाल के तौर पर लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर और रूट्स के ऊपर। ग्राउंड टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि अगर ये स्टेम में मौजूद है या रूट्स में मौजूद है तो ये स्टोरेज का काम करते हैं, लेकिन अगर ये लीफ में मौजूद है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और सपोर्टिंग टिश्यूज जो कि प्लांट को सपोर्ट देता है, प्लांट के शेप को मेंटेन रखता है, प्लांट को हार्ड बना देता है, उसको उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा कर देता है, तो ये सपोर्टिंग टिश्यू का काम है। सिंपल टिश्यूज को डिस्कस करने के बाद अगली बारी जो आती है वो है कंपाउंड टिश्यूज की। कंपाउंड टिश्यूज के बारे में मैंने बता दिया कि कंपाउंड टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से। जो सिंपल टिश्यूज था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो कंपाउंड टिश्यूज है वो बहुत ज़्यादा अकसाम के सेल से बने होते हैं। मतलब यह है कि इसमें या दो या तीन इससे ज़्यादा किस्म के सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यूज। तो कंपाउंड टिश्यूज को भी डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला जो यहाँ पे आता है वो है जाइलम टिश्यूज और दूसरा वो है फ्लोएम टिश्यूज। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। पहले हम जाइलम की बात करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे फ्लोएम टिश्यूज को। तो जाइलम टिश्यूज की अगर बात की जाए तो जाइलम टिश्यूज यूजुअली दो किस्म के सेल से बने होते हैं। पहला यहाँ पे इसको हम कहते हैं वेसल्स और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं ट्रैकीड्स। जाइलम दो किस्म के सेल से बने होते हैं, पहले सेल को हम कहते हैं वेसल्स और दूसरे को हम कहते हैं ट्रैकीड्स। जो वेसल वाला सेल है ये होते हैं शॉर्ट, ये सेल्स थोड़े से शॉर्ट होते हैं, इसकी जो लेंथ है वो कम होती है। इसके मुकाबले में ये वाइड होते हैं। वाइड का मतलब है इसका जो एरिया है, इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और उसके मुकाबले में इसकी जो दीवारें होती है, इसका जो सेल वाल है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो वेसल्स शॉर्ट होते हैं,
वाइड होते हैं और उसके मुकाबले में इसकी जो सिलवाल है वो थिक होते हैं। इसके बाद ये होते हैं डेड सेल्स, इसको हम डेड सेल्स कहते हैं, और ये हॉलो होते हैं। हॉलो का मतलब ये है कि अंदर से ये खाली होते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये ट्यूब्स बना लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये आ जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने बनाए हैं, तो ये वाले सेल्स अगर बात की जाए तो इसको हम कहते हैं वेसल्स। तो ये शॉर्ट है, ये वाइड भी है, और ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, और फिर जब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो बिल्कुल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और ये अंदर से हॉलो भी होते हैं। इसके बाद अगर हम ट्रैकिड्स की बात कर ले तो ट्रैकिड्स के सेल्स लॉन्ग होते हैं और उसके एंड्स वो ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग एंड्स का मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ दोनों साइड से वो मिल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग एंड्स। लेकिन अगर वेसल्स की बात कर ली जाए तो वेसल्स वाले जो ट्यूब्स होते हैं उनके एंड्स एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, बल्कि वो एक ट्यूब के शेप में मौजूद होते हैं। लेकिन ट्रैकिड्स वाले जो सेल्स के एंड्स होते हैं वो इस तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, और ये ट्रैकिड्स थोड़े से लॉन्ग भी होते हैं, और उसके मुकाबले में जो वेसल्स है वो शॉर्ट होते हैं और वाइड होते हैं। इसके मुकाबले में जाइलम के फिर दो फंक्शन हैं, एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंस, और दूसरा है सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। जितने भी पानी प्लांट्स के अंदर मौजूद है रूट्स के जरिए वो एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो लीफ तक पहुंच जाता है। तो लीफ तक अगर ये पहुंचते हैं तो वो ऐसी जाइलम की वजह से ये पहुंचते हैं, ऐसी जाइलम के जरिए वो ऊपर चले जाते हैं। और उसके साथ यहाँ पे जो वेसल्स वाले हैं, वेसल्स के बारे में मैंने बता दिया कि ये थिक वाल होते हैं और वहाँ पे लिग्निन भी मौजूद होता है। तो उस थिकनेस की वजह से और उस लिग्निन की वजह से ये प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो जाइलम के दो फंक्शन आ गए, एक जो मेजर उसका फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और उसके साथ दूसरा फंक्शन उसका है सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगली बात आती है वो है फ्लोएम की। फ्लोएम भी दो किस्म के सेल से बने होते हैं, पहला यहाँ पे है सीयू ट्यूब्स और दूसरा है कंपेनियन सेल। जो सीयू ट्यूब वाले हैं, सीयू ट्यूब में कोई भी न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, उसका जो इंटर एरिया है वो खाली होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और इसके जो एंड वाल है वहाँ पे पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, और उन पोर्स को हम कहते हैं सीयू प्लेट्स। यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये एक सेल हो गया, ये इसी तरीके से दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो यहाँ पे इन सेल्स के दरमियान ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे, इसके दरमियान इस वाले एरिया को हम कहते हैं सीयू प्लेट्स, और इसी सीयू प्लेट्स के अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे सुराख। और इन सुराख का फंक्शन ये है कि मिसाल के तौर पर अगर खुराक ऊपर नीचे आता है या ऊपर जाता है तो वो इसी सुराखों के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में और फिर तीसरे सेल में इसी तरीके से पास होता जाता है। तो सीयू ट्यूब्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और इसके जो एंड वाल है यहाँ पे अगर जब सेल्स खत्म होते हैं उस जगह पे सीयू प्लेट्स मौजूद होते हैं, और उसी सीयू प्लेट के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। इसके बाद ये सीयू ट्यूब, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करते थे, और यहाँ पे जो फ्लोएम है, लेकिन फ्लोएम में स्पेशली सीयू ट्यूब्स ये ट्रांसपोर्ट कर लेता है खुराक को। वो खुराक जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से बना है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद जो दूसरे किस्म का सेल यहाँ पे मौजूद है इसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में वो सारी चीजें मौजूद होती है, मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें कंपेनियन सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और कंपेनियन निकला है दोस्त से, साथी से ये निकला है, तो यहाँ पे ये मौजूद होते हैं सीयू ट्यूब के साथ, और उसको सपोर्ट करता रहता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है और उसको जिस चीजों की जरूरत है वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि सीयू ट्यूब के पास अपना कोई ऐसा रिलीज नहीं है कि वो अपने लिए चीजें बना सके, अपने लिए कंपाउंड्स बना सके, तो वो तैयार सब कुछ दे देता है कंपेनियन सेल सीयू ट्यूब्स को। तो यहाँ पे ये इसके साथ मौजूद होते हैं, इन साइड्स पे ये मैंने बनाए हैं, यहाँ पे ये मौजूद होते हैं कंपेनियन सेल। तो दरमियान में ये जो है ये हो गए सीयू ट्यूब, ये पूरा, उसके ऊपर और जब सेल्स एंड होते हैं हर जगह पे मौजूद होते हैं सीयू प्लेट्स, और उन सीयू प्लेट के अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे सुराख, और उसके साथ लगे हैं कंपेनियन सेल जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअुना वज़िदना इल्मा।